नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई ऑल शिफ्ट में आए हुए 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, पहले दिन का जो एग्जाम होता है वो आगे आने वाली जो भी शिफ्टें हैं उनके लिए एक प्रकार से आईना होता है। जी हाँ, ये मिरर इमेज होते हैं। कहने का मतलब ये है किसी के आधार पे आपको तैयारी करनी है। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों की। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एनजीटी। ठीक है, देखिए हिंदी में भी बता रहा हूँ, उसका फुल फॉर्म भी मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ऐसे आपको भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ऐसे ही। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। आपसे पूछा जा सकता है कि एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैंने शुरू में ही कहा ना कि जो फर्स्ट डे का पेपर होता है, पहले दिन का जो पेपर होता है, वो आगे आने वाला जो भी एग्जाम आपका है उसके लिए प्रकार से आईना है। ठीक है, मिरर इमेज है। आपको अब ऐसे ही तैयारी करनी है। ठीक है, लगभग ऐसे ही तैयारी करनी, एग्जैक्ट नहीं, लगभग ऐसे ही तैयारी करनी है। ठीक, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, अच्छा, एनजीटी की स्थापना की अगर बात हो तो 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते हैं। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है। कोई भी ऐसा साल, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें विंग्स ऑफ फायर न पूछा जाता हो। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये जो चीजें हैं, डीपीएसपी है, ठीक है, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एकदम अच्छे से मेरे भाई। अच्छे से करने का मतलब बस ऐसे नहीं कहाँ से लिया गया है, किस भाग में, नहीं, सारी चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें का मतलब ये है, जैसे कि मौलिक कर्तव्य की अगर बात करूं तो कहाँ से लिया गया है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, किस नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये सारा डिटेल आपको पता होना चाहिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मौलिक अधिकार की अगर बात हो तो किस भाग में, किस अनुच्छेद में है, और किस कौन सा अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। पूछा गया है आपको कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में रखा गया। सिंपल सा आंसर है भाग 3। लेकिन अगर डिटेल में बात करूं तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में अगर बात करूं तो हमारे भारतीय संविधान में हमको 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फार्मूला पर आधारित थी। तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ये गाडगिल फार्मूले पर आधारित थी, जो कि 1961 से 1966 तक चली। पूरा 5 साल इसने अपना काम कंप्लीट किया। वहीं अगर पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो ये हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी 1951 से 1956 तक। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1956 से 1961 तक चली थी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पे डिटेलेड वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाके सारे क्वेश्चन, मतलब पंचवर्षीय योजना जो भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट होंगे वो सारा क्लियर हो जाएगा, उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत कथा कोश के लेखक कौन है। तो भारत कथा कोश के लेखक हैं सोमदेव, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचायत 100% डिजिटल साक्षर है। 100% डिजिटली साक्षर पंचायत का नाम पूछा गया था। तो पंचायत है पुल्लम पारा, जो कि केरल में है, पुल्लम पारा। ठीक है मेरे भाई, पुल्लम पारा। ठीक है,
अब देखिए केरल की बात आई है ना, तो केरल से क्वेश्चन और भी बनेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक है। अब इस टाइप से क्वेश्चन निश्चित तौर पे केरल पर आधारित बनेंगे, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध है, प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध की अगर बात की जाए तो 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। इनके जो सेनापति थे उनकी गद्दारी की वजह से ये हारे, ठीक है। बाद में लोगों ने उनका मर्डर कर दिया, ठीक है। और यहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे प्रभुत्व स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। देखिए मैंने इसके पहले काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किए थे प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो देख रहा हूँ लगभग 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, ठीक है। अभी भी जिनका एग्जाम बाकी है, जिन साथियों का एग्जाम अभी बाकी है, ठीक है, आगे वाले सेक्टर में एग्जाम लगा हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का जो है सीसल करके जो है प्लेलिस्ट है, उसमें जो है वो सारे वीडियोस हैं, उसको जरूर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि साकेवा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साकेवा नृत्य का संबंध जो है सिक्किम राज्य से है, ठीक है। अब जैसे प्लासी के युद्ध है, ये क्वेश्चन मैंने कराया था डिटेल में, पर वहां पे मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम 1921 में रही, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लंगबीर नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आज पहली बार पूछा गया है। लंगबीर नृत्य का संबंध जो है उत्तराखंड से है। अगर पहली बार नहीं पूछा गया तो बहुत कम पूछा गया है, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आगे वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। लंगबीर नृत्य का संबंध उत्तराखंड के उत्तरकाशी से है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि असद अली खान का संबंध किस वाद्य से है? तो रुद्रबीड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, असद अली खान का संबंध जो है रुद्रबीड़ा से है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? 3 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, उसमें संसद था, तो संसद जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भटियाली संगीत का संबंध किस राज्य से है? भटियाली संगीत का संबंध है पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भैया भारत रत्न, भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में मतलब इस साल 2024 में जो है भारत रत्न किसको प्रदान किया गया है? एक बीजेपी नेता को भी प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है बिहार से एक भूतपूर्व नेता को प्रदान किया गया है, ठीक है, मतलब मरणों प्रदान करेंगे, मतलब मेरा है जो है, ठीक है। नाम पे मैं नहीं जाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है, तैयार करना है आपको, ठीक है। तो भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। अगर बात करें शुरुआत की तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम जो भारत प्रदान किया गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात होगी तो 5 एक नंबर है ना, 5। अब 5 क्या है जरा सोचिएगा आप जो है, ठीक है। शिक्षक दिवस। दिलेर मेहदी किस भाषा के गायक हैं? दिलेर मेहदी जो है पंजाबी भाषा के गायक हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रवासी किस राज्य में हैं? तो सबसे ज्यादा प्रवासी किस राज्य में भैया? यूपी वाले बिहार वाले भाग के कहाँ जाते हैं? मुंबई ही तो जाते हैं ना, हाँ। मुंबई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? गुजरात जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है, ठीक है। जाहिर सी बात है यहाँ जाना है तो उसमें मुंबई सबसे नंबर 1 पे आता है, आज से नहीं शुरू से जो है। तो सबसे ज्यादा प्रवासी किस राज्य में है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली आता है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में जो है NIMAS, ध्यान रखिएगा, NIMAS, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म इसका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। शतरंज के खेल में वर्गों की संख्या कितनी होती है? शतरंज खेल में वर्गों की संख्या कितनी होती है भैया? 64 होती है। अगला प्रश्न है प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? तो प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसने की? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है भारत।
विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। उपविजेता कौन रहा? भारत रहा। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा महत्वपूर्ण जो है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल भारत किस स्टेडियम में खेला गया, किस राज्य में खेला गया? गुजरात मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4। ठीक है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 36 से 51 है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध असम से है? तो सत्रिया नृत्य, ध्यान रखिएगा, सत्रिया नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है, 8वां शास्त्रीय नृत्य है। इसका संबंध असम से है। अगर आपसे पूछे कि किस कौन इसका जनक है तो वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो अनुच्छेद जो 12 से 35 है, अभी ऊपर हमने जिक्र किया था, देखिए आया था, जो है मौलिक अधिकार कहते हैं ना उसको। अनुच्छेद 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है। इसको क्या कहा जाता है? इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले की रचना है। ठीक है, इन्होंने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पहला जो है लड़कियों का जो विद्यालय है उसकी स्थापना भी ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजें रिसर्च कर डालिए पूरा जो है। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे परियोजना 2014 में शुरू किया गया था। ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, गंगा की सफाई से संबंधित योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1965 में। एक चीज ध्यान दीजिए, पर्वतारोहण या पर्वतारोहण संस्थान के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, अब तक मिल चुके हैं आज के शिफ्ट में। आज जो है 1 जुलाई को, इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अगला प्रश्न है G20 समिट 2023 के मुख्य कोऑर्डिनेटर कौन थे? G20 समिट के ऊपर एक क्वेश्चन बन चुका है, आगे शिफ्ट आने वाली शिफ्टों में भी इसके ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। तो हर्षवर्धन श्रृंगला इसके मुख्य कोऑर्डिनेटर थे, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है, लगभग 51 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट है जो है, ये नीति आयोग के आंकड़े के आधार पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा? तो सैफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत रहा। सैफ का फुल फॉर्म भी देख लेना है आपको। उपविजेता कुवैत रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तेरी मिट्टी में मिल जावा किस फिल्म का गाना है? तेरी मिट्टी में मिल जावा एक केसरी फिल्म का गाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गायक कौन है तो बी प्राक हैं। अगला प्रश्न है ग्रामीण बैंक का संस्थापक किसे माना जाता है? ग्रामीण बैंक का संस्थापक जो है ये मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है इसी काम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तारयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो बांसुरी आपके ऑप्शन में था, तो बांसुरी इसका राइट आंसर है। तारयुक्त वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा होता है। ठीक है, जैसे सितार है, एक तारा है, बीड़ा है, कमायचा है, सांगरी है, ये सब जो है तारयुक्त वाद्य यंत्र हैं। अच्छा, बांसुरी की बात हुई और हरिप्रसाद चौरसिया की अगर बात ना हो, बात अधूरी रह जाएगी। बांसुरी से संबंध किसका है? हरिप्रसाद चौरसिया का है। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बांसुरी गुरु फिल्म किस बांसुरी वादक के जीवन पर आधारित है? तो हरिप्रसाद चौरसिया। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर भी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। बांसुरी गुरु फिल्म जो है हरिप्रसाद चौरसिया के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास को माना जाता है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगाड़ा चोटी है, लेकिन आपके ऑप्शन में चूंकि महेंद्रगिरी दिया हुआ था इसलिए महेंद्रगिरी पे आपको टिक करना था। वैसे महेंद्रगिरी जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिए, सबसे पहली जो ऊंची चोटी है वो जिंदगाड़ा चोटी है, नंबर 2 पे महेंद्रगिरी चोटी आती है। जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि ओडिसी नृत्य का जनक किसे माना जाता है? ओडिसी नृत्य का जनक जो है केलुचरण महापात्रा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? श्री हीरालाल सामरिया, ये जो है वर्तमान समय में जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत आता है। देखिए एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन एक बार आया था, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो राष्ट्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत आता है एनजीटी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। एनजीटी की जो स्थापना हुई थी वो 18/10/2010 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कानूनी अधिकार के प्रबंधन, मतलब कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, मतलब कोई चीज अगर क्षतिग्रस्त हो जा रही, कोई व्यक्ति, कोई संपत्ति की नुकसान हो रहा है या जंगल का नुकसान हो रहा है, तो उन सब चीजों को न्याय प्रदान करने के लिए ये जो है न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मतलब एनजीटी कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाट्य पुस्तक किसकी रचना है। तो नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है ये भरत मुनि की रचना है। निम्न में से किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व का इतालवी कहा जाता है। ठीक है, पूर्व का इतालवी जो है ये तेलुगु भाषा को कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो भैया ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी भूमि क्या कहलाती थी। चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेह कहलाती थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विद्यालय ध्यान रखना है 850 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। तो कथकली को जो है पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से था। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से था या पांडवानी नृत्य का संबंध किससे है, इसका साथ क्वेश्चन था। कुल मिला के तीजन बाई से ही संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, तो तीजन बाई का संबंध जो है पांडवानी नृत्य से है। पांडवानी नृत्य क्या भैया, महाभारत में पांडवों की जो कथा है, भीम की जो कथा है, उस पर आधारित पांडवानी नृत्य है। छत्तीसगढ़ में किया जाता है, एकल नृत्य है। और तीजन बाई जो है इसकी मात्र एक कलाकार है पांडवानी नृत्य की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय तीरंदाजी टीम ने भाग लिया था। ठीक है, तो सियोल ओलंपिक 1988 में पहली बार जो है तीरंदाजी टीम ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल के मैदान का परिमाप कितना होता है। फीफा वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर बात करूं तो 105 गुणे 68 मीटर इसका परिमाप होता है। नॉर्मल अगर जो होता है मैदान वो 90 गुणे 120 मीटर, मतलब 120 गुणे 90 मीटर होता है फुटबॉल का मैदान का परिमाप। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परमादेश रिट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो परमादेश रिट जो है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको ध्यान होगा। ठीक है, जिसके तौर पे हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय मांग सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है कि होली किस ऋतु में मनाई जाती है। होली जो है बसंत ऋतु में मनाई जाती है मेरे भाई। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदू धर्म के अनुसार किस मास की किस पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था। तो ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में ये चीज दिया गया है। ठीक है, धन के निस्तारण का सिद्धांत है। ठीक है, अच्छा दादा भाई नेहरूजी की बात आई तो एक चीज और ध्यान रखिए, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गरीबी का आकलन दादा भाई नेहरूजी ने ही किया था। ठीक है, हाँ, सर्वप्रथम जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का आकलन भी दादा भाई नेहरूजी ने ही किया था। क्वेश्चन इनके ऊपर और भी बनेगा, अभी निश्चित तौर पे अगले शिफ्ट में बनेगा। अगला प्रश्न है 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। शायद इस टाइप का क्वेश्चन था या कुछ आपके ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें चूज करना था क्या गलत है क्या सही है। कुल मिला के इतना जानिए आप कि 1956 में जो औद्योगिक नीति आई थी उसका संबंध द्वितीय पंचवर्षीय योजना से है। बस बाकी चीज हमको नहीं जानना है, इतना दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, बाकी कुछ भी पूछे उसको काट देना है। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला तक्षशिला ये हाट में बने हुए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय हाट में बना हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। तो मोहम्मद इकबाल, ये ध्यान रखना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान
हमारा। अगला प्रश्न है कि नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को कौन अलग करता है? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को ट्रोपोपाज अलग करता है। ठीक है साथियों, इस तरह से टोटल 55 क्वेश्चन जो कि मिल पाए थे वो मैंने आपको करा दिया है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं अगर मिल जाते हैं तो पीडीएफ में डाल दूंगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो ऐसा कंटेंट देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। सब्सक्राइब ही मत करिएगा, ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।